हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर यदि आप तैयार कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम से पहले ही इस वीडियो को देख लेते हैं आधा घंटा या 1 घंटा पहले, तो मेरे प्यारे बच्चों आप जो है 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं सबसे वायरल मॉडल पेपर, और इस वायरल मॉडल पेपर का आप फुल सॉल्यूशन देखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, कैसे बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, सारी चीजें यहां पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराता रहूंगा आपके बोर्ड एग्जाम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप सभी लोग कोड याद कर लेना, 801 HC कोड का वायरल मॉडल पेपर है। अब यहां पर आपको अपना रोल नंबर भरना है यानी अनुक्रमांक, और यहां पर आपको अपना नाम लिखना है। बोर्ड एग्जाम जब भी आप देने जाएंगे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड भी लेकर जाएंगे। समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। चलिए यहाँ पर ध्यान दो आप लोग। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए। अच्छे से पढ़िएगा, जिस प्रश्न का उत्तर आपको क्लियर आता है सबसे पहले वहां से स्टार्ट करेंगे आप लोग। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। पेपर कितने खंडों में विभाजित है? 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर या तो आप नीले पेन से भरें OMR सीट को, या आप काले पेन से भरें। लेकिन शर्त यह है पेन कैसा होना चाहिए? बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए, और जो सही विकल्प है वही गोला आप काला करेंगे, चिन्हित करेंगे उसको। आगे आप बढ़िए। अगला निर्देश है खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर जब आप एक बार गोला काला कर देंगे उसको आपको काटना नहीं है, ना ही इरेजर से खुरचना या साफ करना, कुछ नहीं करना, और ना ही उसमें व्हाइटनर लगाना है, चाहे आपने गलत भरा हो या फिर सही भरा हो। मेरे प्यारे बच्चों सही भरा होगा तब तो काटने की जरूरत ही नहीं है। गलत जब होगा तब आप ना तो उसे काट सकते हैं, ना इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं, और ना ही व्हाइटनर लगा सकते हैं। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण दिया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आपको अपना समय नष्ट नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न क्लियर करा दूंगा जो 24 फरवरी 2025 की बोर्ड परीक्षा में 100% आने हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों 100% आने हैं। यहाँ से इस मॉडल पेपर से सभी प्रश्न आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पर है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ध्रुव स्वामिनी यदि पूछा जाता है हिंदी गद्य की किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह है नाटक विधा पर आधारित। और इसके लेखक कौन है? बी वाला ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ से 3 प्रश्न यानी 3 रचनाएं और आ सकती हैं, जैसे कि कंकाल के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और कंकाल के बाद है तितली भी जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है। और है इरावती
अपूर्ण। मेरे प्यारे बच्चों, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। क्या हैं? हिंदी गद्य की किस विधा पर आधारित तीनों रचनाएं हैं? कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और तीनों क्या हैं? उपन्यास विधा पर आधारित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं आप लोग याद कर लेना, जैसे कि है चिंतामणि, विचार वीथी, और मेरे प्यारे बच्चों है त्रिवेणी, और एक और रचना जिसे आपको याद कर लेना है, रस मीमांसा। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी रचनाओं को याद कर लेना, चिंतामणि, विचार वीथी, त्रिवेणी, रस मीमांसा। ये यहाँ पर चारों रचनाओं के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? सबसे पहले आप लोग जान लो कि लहरों के राजहंस हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जो जानकारी मैं आपको दूंगा, मैं 100% कह सकता हूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 24 फरवरी को यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल तय है। 100% मैं कहता हूं आप सभी से। तो वीडियो को स्किप ना करें, अन्यथा महत्वपूर्ण चीज आपसे छूट सकती है। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? ये जो है लेखक हैं मोहन राकेश जी, और यह किस विधा की रचना है? नाटक विधा पर आधारित रचना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, साहित्य और कला रचना है। तो साहित्य और कला किस विधा की रचना है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप लोग, साहित्य और कला आलोचना विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय जी। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 से 1938 ईस्वी। चाहे 1920 लिखा हो या 1919 लिखा हो, 1 साल का डिफरेंस है। विकल्प में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा के 2 कवियों के नाम क्या हैं? तो रीति मुक्त काव्यधारा के 2 कवि हैं घनानंद और बोधा ठाकुर। यहाँ पर विकल्प सही होगा, विकल्प ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीति काल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीति काल की 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। कौन कौन सी? मेरे प्यारे बच्चों, रीति मुक्त काव्यधारा, और मेरे प्यारे बच्चों रीति सिद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध होगा यहाँ पर काव्यधारा, और रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिबद्ध। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 धाराओं में रीतिकाल को बांटा गया है, काव्य की प्रवृत्ति और रचना शैली के आधार पर। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के कवि कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, अज्ञे जी। और इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था कब? सन 1943 ईस्वी में। यदि प्रश्न आ जाए तार सप्तक का जो है प्रकाशन कब हुआ? 1943 ईस्वी में। और किया किसने था इसका संपादन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा डी वाला। 1843 ईस्वी से वर्तमान तक का जो समय था
यह आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है भारतेंद्र युग की विशेषता नहीं है। तो राष्ट्रीयता की भावना भारतेंद्र युग की विशेषता है। सामाजिक चेतना का विकास ये भी भारतेंद्र युग की विशेषता है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध ये भी भारतेंद्र युग की विशेषता है। लेकिन काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग ये भारतेंद्र युग की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है जेहि दिस बैठे नारद फूली सो दिस तेहि न बिलो की भूली पुनि पुनि मुनि सकुचहि अकुलाही देख दशा हरगन मुस्काही। पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर एक चीज और आप लोग जान लीजिएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर कौन सा रस है? तो हर गन मुस्काही। मुस्काही यानी हंसने लगे, तो हंसना किसमें होता है? हास्य रस। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस पंक्ति में है उपमा अलंकार, क्योंकि तुलना की गई है जो है किसकी? विजय माला से तुलना की गई है रानी लक्ष्मीबाई से। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सोरठा छंद के पहले चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के 4 चरण होते हैं। सोरठा के 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11-11 मात्राएं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न में है कि सोरठा छंद के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, 11 मात्राएं। अगला प्रश्न है अभ्यागत में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, अभ्यागत में अभि उपसर्ग है। नील गाय में कौन सा समास है? तो नीली है जो गाय, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा कौन सा समास? कर्मधारय समास। अगला है प्रश्न बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर नीरद बादल का पर्यायवाची होता है और अम्बुद भी बादल का पर्यायवाची है। जलद भी बादल का पर्यायवाची है, लेकिन जलज किसका पर्यायवाची है? ये कमल का पर्यायवाची है। याद कर लेना आप लोग, यह बादल का पर्यायवाची नहीं है। 100 का तत्सम क्या होगा? तो 100 का तत्सम हो जाएगा सत, पहला ही ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। अगला है प्रश्न महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, वाक्य में वाच्य क्या है? मेरे प्यारे बच्चों इसमें वाक्य में वाच्य क्या है? कर्तवाच्य, क्योंकि कर्ता की प्रधानता है। प्रश्न अगला है मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य क्या होगा? तो मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ये वाला आंसर सही होगा। तो इस तरह के 20 प्रश्न आने हैं बहुविकल्पी मेरे प्यारे बच्चों। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 20 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से। अब बारी आती है खंड बा की। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, 50 नंबर का होगा खंड बा। अब यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 6 नंबर का आएगा ये प्रश्न। तो सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 24 फरवरी को आना बिल्कुल तय है, गद्यांश आप लोग यहां पर ध्यान दें। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। चलिए पहला प्रश्न गद्यांश का है
उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से आपको डाल देना है हेडिंग, और इसके बाद गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, और गद्यांश के लास्ट के शब्द क्या हैं, उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो गद्यांश के शुरुआत के शब्द और गद्यांश के लास्ट के शब्द आपको लिख देना है, और यहाँ इस तरह से डैश 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 का निशान लगाते जाइएगा, और हो सके तो आप स्केल से निशान लगा देना। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना आप लोग। संदर्भ क्या होगा, जो आप काले से प्रिंट देख रहे हैं आपको काले पेन से लिखना है। मैं एक बार में ही आपको बता दूं, जो काले से प्रिंट है आप काले से लिखिएगा, जो नीले से है इसे आप नीले से लिखिएगा। कहाँ, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में। बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको जो यहाँ पर नीले से है नीले से लिखेंगे आप लोग, और जो काले से है काले से लिखिएगा। तो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। पाठ का नाम क्या है, मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। जो काले से है काले से रहेगा, आप लोग ध्यान देना इस चीज का। चलिए अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश जो है पूरा का पूरा रेखांकित है। अब इसकी व्याख्या क्या होगी, चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर समझिएगा आप सभी लोग। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा पुरुष की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरन प्रायः उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगत में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाह अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। कुसंग का क्या प्रभाव होता है? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, कुसंग का प्रभाव क्या होता है? कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और आचरण यानी अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से गद्यांश हल करना है आपको। यहाँ पर अथवा में जो गद्यांश है ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको तो एक ही गद्यांश हल करना है, एक ही गद्यांश आप हल करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अथवा में है इसको भी मैं हल कराऊंगा, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अथवा में गद्यांश क्या है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी पहला प्रश्न है संदर्भ पर आधारित। तो चलिए इसको मैं हल करके बता दूं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा गद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं कितना जीवन बरस पड़ा है, और गद्यांश के लास्ट के शब्द क्या हैं, हटने का नाम नहीं लेती। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। इसके बाद संदर्भ आपको हेडिंग डाल देना है। संदर्भ क्या होगा,
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस तरह से इस पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा तो संदर्भ सेम ऐसे ही लिख दीजिएगा। अब बारी है दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ने की। दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए, रेखांकित अंश यहाँ तक है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की, राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जहाँ बेरहमी है वहीं दया का समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। यहाँ तक है रेखांकित अंश। चलिए, इसकी व्याख्या आप लोग समझते चलें। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर लिखना है आपको। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि इन दीवारों पर मानो जीवन स्वयं ही उतर आया है। अजंता के इन भित्ति चित्रों में आश्चर्यजनक कथा कहानियां एक दूसरे से जुड़ती चली गई हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आश्चर्यजनक कथाओं का एक विशाल भंडार ही यहाँ स्थित है। बंदरों, हाथियों और हिरणों की चित्र कथाओं द्वारा क्रूरता, भय, दया और त्याग की भावनाओं का यहाँ सजीव चित्रण हुआ है। किसी चित्र में क्रूरता है तो किसी में असीम दया की कहानी चित्रित है। कहीं पाप का दृश्य अंकित है तो कहीं क्षमा का भी दृश्य है। तो ये हो गई व्याख्या। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की दीवारों पर किनकी कहानियां चित्रित हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर क्या होगा? अजंता की दीवारों पर बंदरों की, हाथियों की, हिरणों की, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की कहानियां क्या हैं? अंकित हैं, यानी चित्रित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आप अगला प्रश्न क्या है, अजंता की दीवारों पर किनकी कहानियां अंकित है, इसको मैंने सॉल्व करा दिया। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पद्यांश क्या है? पहला, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरिधीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवय, फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित हैं, तियकी लखिया तुरता पियकी अखियां अतिचार चली जल चुएं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के लिए आपको मिलेंगे 6 अंक, क्योंकि पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आएगा 6 नंबर का आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है पहला, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 हेडिंग डाल दें आप लोग, और इसके बाद पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? पुरते निकसी रघुवीर वधु, इस तरह से डैश डैश का निशान लगा दें आप लोग। लास्ट के शब्द क्या हैं? चली जल चुएं। अब इसके बाद संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है संदर्भ हो गया। अब बारी आती है कि इसकी जो है व्याख्या क्या होगी, क्योंकि अगला जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। व्याख्या लिखने से पहले आप प्रसंग लिख दीजिएगा, जो कि इस प्रकार से है। कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। अब यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, व्याख्या क्या होगी? रेखांकित अंश की व्याख्या। मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा, पूरे पद्यांश की व्याख्या मैं आपको बताऊंगा, रेखांकित अंश की नहीं बताऊंगा, उसी में सब ऐड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग दुएं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप
सभी लोग। व्याख्या क्या होगी? राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वय। और क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तब सीता जी ने अपने प्रियतम से पूछा, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए। तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा, क्या पूछा? झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वय, फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक कर कुटी पर्ण कुटी करिहों कित हुए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी हमें कितनी दूर चलना है, कितनी दूरी पर पत्तों की कुटियां बनाकर रहेंगे, और अंतर्यामी राम श्री रामचंद्र जी सीता की व्याकुलता का कारण समझ गए। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग कि वीडियो को लाइक कर देना है आपको और शेयर कर देना है। इसके बाद क्या हुआ कि वह बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों में आंसू टपकने लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गई व्याख्या। अब अगला प्रश्न है, किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और होठ सूख रहे थे? तो यही उत्तर आप लोग ध्यान दें किस तरह से लिखना है। राम लक्ष्मण और सीता तीनों बड़े धैर्य के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी जो है क्या होने लगी? बूंदें झलकने लगी और उनके होठ थकान के कारण सूख गए। तो ये हो गया जो है इस प्रश्न का उत्तर। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी इम्पोर्टेंट पद्यांश है, इसको भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। लिखा हुआ है, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। पहला यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, अथवा वाला भी आपको मैं हल करके बता दूं। प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा। सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? मेवाड़ केसरी देख रहा, फिर डैश डैश का निशान लगा दीजिएगा। लास्ट के शब्द क्या हैं? प्रत्यक्ष कपाली था। इसके बाद संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग भी आपको लिख देना है। प्रसंग इस प्रकार से रहेगा, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए रण कौशल का दृष्टांत वर्णन किया है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, अगला प्रश्न है पद्यांश का, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा पूरे पद्यांश की व्याख्या, जो कि इस प्रकार से है। व्याख्या आप लोग समझते चलिएगा। उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, यद्यपि क्या कर रहे थे? यद्यपि जो है वह दौड़ दौड़ कर इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो वह मानसिंह के रक्त के प्यासे हों। अर्थात राणा प्रताप का रण कौशल इतना भयानक था कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मान सिंह की सेना पर रक्त पिपासु बनकर टूट पड़े। राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी सेना की रखवाली करते हुए इस प्रकार युद्ध कर रहे थे जैसे मानो अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी भीषण रूप साक्षात महाकाल युद्ध भूमि में आ धमका हो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगला प्रश्न है, मेवाड़ केसरी राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो यहाँ पर
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेवाड़ केसरी राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। यहाँ पर गद्यांश क्या है? एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः सः बिहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामम प्रति अचलत। मेरे प्यारे बच्चों ये जो गद्यांश है इसका चलिए मैं आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बता दूं। तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर ध्यान दें। सबसे पहले आपको गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद लास्ट के शब्द क्या हैं? प्रभुत्तराः भवन्ति। इसके बाद संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। अब प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश में ग्रामीणों द्वारा नगरवासी पर हंसने का वर्णन किया गया है। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद समझते चलें। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः सः बिहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, हिंदी अनुवाद। इसी समय उस ग्रामवासी का गांव आ गया, वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव चला गया। मेरे प्यारे बच्चों आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। नागरिकः भूत्वा पूर्ववत तूषणीम अतिष्ठत। यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि नगरवासी लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। अब आगे आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर क्या है? सर्वे यात्रिणः वाचालम ताम नागरिकः अनुभवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति। मेरे प्यारे बच्चों सब यात्री उस बातूनी नगरवासी को देखकर हंसने लगे। तब उस नगरवासी ने अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह क्या है? संभव होता है। आगे है यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रभुत्तराः भवन्ति। इसका जो है हिंदी अनुवाद ध्यान दीजिएगा आप लोग, ग्रामीण भी कभी नगरवासियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अथवा में है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, दुर्मुखा द्वितीया कशाघात। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है इसका भी हिंदी अनुवाद मैं बता दूं। वैसे तो आपको एक ही गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है, 5 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन दोनों का मैं आपको बता दूं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा हेडिंग डाल देना आप लोग, और इसके बाद आपको क्या लिखना है? सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? दुर्मुख, द्वितीया, कशाघात। लास्ट के शब्द क्या हैं? अभिनंदनयति चा। अब इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत देशभक्ता चंद्रशेखरा नामक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद प्रसंग आपको लिखना है। तो प्रसंग क्या होगा? इसमें चंद्रशेखर आजाद की वीरता, साहस और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? दुर्मुख कोड़े का दूसरा प्रहार करो। दुर्मुख पुनः कोड़े का प्रहार करता है। पीटा जाता हुआ चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो इस प्रकार बोलता है। इस प्रकार वह 15 कोड़ों से पीटा जाता है। जैसे ही चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आता है, वैसे ही सभी लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। अनेक बालक उसके पैरों में गिर जाते हैं और उसका माला से सम्मान करते हैं। तो ये होगा इसका हिंदी अनुवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर का आएगा जरूर, लेकिन आपको किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो चलिए पहले पद्यांश का हिंदी में अनुवाद और संदर्भ मैं बता दूं। प्रश्नोत्तर संख्या 4। सबसे पहले आपको क्या करना है? पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या है? नीर, क्षीर, विवेके। लास्ट के शब्द क्या है? पालस्यति कह।
मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से लिख देना है अच्छे से, और इस तरह से डैश डैश का निशान लगा देना है आपको। संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत अनयोक्ति विलासः नामक पाठ से उद्धृत है। कोई भी पद्यांश आए आपकी बोर्ड परीक्षा में इस पाठ से, तो आपका संदर्भ सेम यही रहेगा। प्रसंग ध्यान दें आप लोग। प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति आलस्य न करने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। हे हंस, यदि तुम्ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा? ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। चलिए अगला है अथवा में भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका भी हिंदी अनुवाद मैं आपको बता दूं। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचति। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको यदि अथवा कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा हेडिंग डालना होगा। और पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या है? मानम हित्वा प्रियो भवति। और लास्ट के शब्द क्या है? सुखी भवेत। डैश डैश इस तरह से आप लगा देंगे जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना है। तो संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणि, पाठ का नाम क्या है? जीवन सूत्राणि नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका प्रसंग क्या होगा? इस श्लोक में विभिन्न त्याग के बारे में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दें, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचति, अर्थात मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। और यहाँ पर ध्यान दें, कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। और मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य यदि छोड़ देता है किसको? इच्छा को यानी कामना को, तो वह धनवान हो जाता है। मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। चलिए अब बारी आती है अगले प्रश्न की ओर बढ़ने की। अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। यहाँ पर ध्यान देना, जिस जिले में आप रहते हो उस जिले में जो खंड काव्य निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करना है और 3 नंबर आपको मिलेंगे। आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर आपको मिलेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयप्रकाश भारती, तीनों ही जीवन परिचय 24 फरवरी को आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगी। आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर किसका जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उन्हीं का जीवन परिचय बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है और यहाँ पर आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद। संक्षिप्त परिचय भी आप लोग लिख दीजिएगा, जैसे कि जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। जन्म स्थान क्या था, कहाँ जन्म हुआ, काशी में। इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद था। शिक्षा इन्होंने कक्षा 8 तक प्राप्त की। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आगे आप लोग ध्यान दें, रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। कामायनी, लहर, आंसू, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण आदि। और मृत्यु कब हो गई, 15 नवंबर 1937 को। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में आप ऐसे ही लिखेंगे। 5 नंबर पूरे पूरे आपको मिलेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म, जो काले से है आप काले से लिखिएगा। आप लोग ध्यान दें यहाँ एक चीज, जो काले से है आप काले से लिखेंगे, जो नीले से है आप नीले पेन से लिखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 नवंबर सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, श्रीदेवी प्रसाद साहू, जो कि सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे यानी प्रसिद्ध थे।
उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। और मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने घर पर ही संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा जो है स्वाध्याय के बल पर प्राप्त कर ली। कुछ समय के लिए यह स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में उनके पिता का देहांत हो गया। जयशंकर प्रसाद जी की जब उम्र केवल 12 वर्ष की थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का भी अवसर यहाँ पर अवसर मिला, जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में प्रतिभासित होती है। यक्ष्मा अर्थात टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। अब इनकी एक रचना का नाम लिखना है, आप लोग लिख दीजिएगा कामायनी। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है आपको और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पर सूरदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा, ये तीनों जीवन परिचय बिल्कुल 100% लिख कर दे रहा हूं मैं, जरूर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और यहाँ पर मैंने आपको बताया है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा, महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय क्या हो जाएगा। इनका जो है जन्म कब हुआ, सन 1907 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान क्या था, फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माता का नाम हेमरानी और इन्होंने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की, MA तक जो है शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी कृतियां यानी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा आदि। मृत्यु कब हो गई, तो सन 1987 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी की मृत्यु हो गई। आप संक्षिप्त परिचय से ही जीवन परिचय बना कर लिख सकते हो। जीवन परिचय क्या होगा, आधुनिक युग की मीरा, वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। किस दिन, होली के दिन हुआ था। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, से इनके पिता का नाम था श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि एक अच्छे विद्वान थे। इनकी माता का नाम हेमरानी, जो कि एक अच्छी विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में, जब महादेवी वर्मा जी की आयु केवल 9 वर्ष की थी, तभी इनका विवाह रूपनारायण सिंह के साथ हो गया। विवाह के बाद इन्होंने MA तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्या रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर भी सम्मानित किया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म श्री की उपाधि से सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें इनकी रचना नीरजा पर 500 रुपये का सक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया। पति द्वारा परित्यागता होने के कारण इनका जीवन वेदनामय रहा। वेदनामय होगा यहाँ पर। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास हो गया और इनकी एक रचना का नाम लिख दीजिएगा आप, दीप शिखा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, जो प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है इस मॉडल पेपर में, इसमें जो श्लोक यहाँ पर 2 हैं, इनको नहीं लिखना है इस मॉडल पेपर के अनुसार। ये यदि दोनों आ गए हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो इनके अतिरिक्त आप तीसरा श्लोक लिखेंगे। यानी जो 2 श्लोक पेपर में आएंगे इनको नहीं लिखना है, जो नहीं आए हैं उनमें से कोई एक लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 7,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो श्लोक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें नहीं आया है इस मॉडल पेपर में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा और इन सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है 24 फरवरी के लिए। और 24 फरवरी के लिए मैं हिंदी के कई मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप 70 में 70 का स्कोर जरूर कर सको। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, 70 में 70 का स्कोर आप तभी कर पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनका अच्छा रिवीजन करेंगे। तब कहने से 70 में 70 नहीं आते। 70 में 70 लाने के लिए यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, वीरः केन पूजते, वीरों की पूजा किसके द्वारा होती है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा प्रश्नोत्तर संख्या 8। वैसे तो 2 प्रश्न ही करने हैं, लेकिन मैं आपको चारों प्रश्न को हल करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर होगा वीरः वीरेण पूजते। दूसरा प्रश्न है, वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति, यानी वाराणसी नगरी किसका संगम स्थल है? इसका उत्तर क्या होगा? वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। तीसरा प्रश्न है, ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव होता है? उत्तर हो जाएगा ज्ञानम सर्वत्र संभवति। अगला प्रश्न है, मैत्री केन वर्धते, यानी मित्रता कैसे बढ़ती है? इसका उत्तर होगा सुवचनेन मैत्री वर्धते। तो चारों प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गए ना? 2 प्रश्न ही आपको करने हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो इन सभी विषयों पर निबंध आप लोग जरूर तैयार कर लेना। विज्ञान, अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, आतंकवाद की समस्या और समाधान, जल ही जीवन है, नारी सशक्तिकरण। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन सभी विषयों पर आप लोग निबंध जरूर तैयार कर लेना। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं आपकी 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा विज्ञान, अभिशाप या वरदान पर निबंध आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 9, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, इस विषय पर आपको निबंध कैसे लिखना है। सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डाली जाएगी। इसके अंतर्गत प्रस्तावना विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में और उपसंहार। तो चलिए एक एक हेडिंग को मैं विस्तार से आपको बताता चलूं। प्रस्तावना के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी हैं और उसने हमारे जीवन को सभी ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि विज्ञान शून्य विश्व की आज कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप। अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। तो ये हो गया जो है प्रस्तावना वाला पार्ट। अब बारी आती है विज्ञान वरदान के रूप में। तो आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वह सब विज्ञान के ही वरदान हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि आज का अभिनव मनुष्य विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर भी विजय पा चुका है। विज्ञान के इन वरदानों की उपयोगिता प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित है। सबसे पहला क्षेत्र यातायात के क्षेत्र में विज्ञान वरदान के रूप में। तो चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दें,
प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में बरसों लग जाते थे, किंतु आज जो है रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थान पर अति शीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार का भी काया पलट हो गया है। और दूसरा है विज्ञान का जो है संचार के क्षेत्र में वरदान। कैसा वरदान है? बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों ने इस दिशा में और भी चमत्कार कर दिया है। तीसरा है यहाँ पर यानी अगला, दैनंदिन जीवन में विद्युत के आविष्कार ने मानव की दैनंदिन सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया है। वह हमारे कपड़े धोती है, उन पर प्रेस करती है, भोजन पकाती है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती है तथा गर्मी सर्दी दोनों से समान रूप से हमारी रक्षा करती है। अगला है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, कैट स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता सरलता पूर्वक लगाया जा सकता है। यही नहीं, विज्ञान से नेत्रहीनों को नेत्र, कर्णहीनों को कान यानी जिसके कान नहीं है उसको कान और अंगहीनों को अंग देना भी संभव हो सका है। अगला है विज्ञान। औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान का क्या वरदान है? भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अगला है कृषि के क्षेत्र में विज्ञान वरदान के क्षेत्र में कैसा जो है कृषि के क्षेत्र में जो है योगदान दिया है विज्ञान ने। लगभग 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है तो यह भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने किसान को उत्तम बीज, प्रौढ़ एवं विकसित तकनीकी रासायनिक खादें, कीटनाशक, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली प्रदान की है। छोटे बड़े बांधों का निर्माण कर नहरें निकालना भी विज्ञान से ही संभव हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या वरदान दिए हैं? मुद्रण यंत्रों यानी जिसके द्वारा छापा जाता है, जैसा कि यहाँ पर प्रिंट हुआ है आप देख सकते हो, के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आज भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति के फलस्वरूप घर घर पहुंचकर लोगों का ज्ञानवर्धन कर रही हैं। अगला है मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या वरदान दिए? चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बनाकर मनुष्य को उच्च कोटि का मनोरंजन सुलभ कराया है। इसके बाद आप देखेंगे अगला जो हेडिंग है यानी अगली हेडिंग, विज्ञान अभिशाप के रूप में। विज्ञान ने वरदान दिए हैं तो कहीं ना कहीं विज्ञान अभिशाप के रूप में भी साबित होता है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? विज्ञान एक और यानी विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो वह मानव कल्याण के कार्य करता है। जब मनुष्य के अंदर दैवी शक्तियों का प्रभाव रहता है तो वह मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। परंतु किसी भी समय मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति प्रबल होते ही कल्याणकारी विज्ञान एकाएक प्रबलतम विध्वंसक एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है।
आज विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से भरपूर तथा असुरक्षित हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं तो साथ साथ रोजगार के अवसर भी छीन लिए हैं। विद्युत विज्ञान द्वारा प्रदत्त एक महान देन है। बिजली का आविष्कार विज्ञान के द्वारा दिया गया सबसे महान देन है, परंतु विद्युत का एक मामूली झटका ही व्यक्ति की यह लीला समाप्त कर सकता है, यानी व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप लोग ध्यान दें। विज्ञान के दिन प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के कारण मानव पर्यावरण असंतुलन के दुष्चक्र में भी फंस चुका है। सुख सुविधाओं की अधिकता के कारण मनुष्य आलसी और आराम तलब बनता जा रहा है, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा है। अनेक नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं तथा उसमें सर्दी और गर्मी सहने की क्षमता घट गई है। मनुष्य में सर्दी और गर्मी सहने की क्षमता क्या हो गई है? घट गई है। चारों ओर का कृत्रिम आडंबर युक्त जीवन इस विज्ञान की ही देन है। और लास्ट की हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, उपसंहार। तो इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? विज्ञान सचमुच तलवार है। विज्ञान क्या है? सचमुच एक तलवार है, जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता का है, यानी प्रयोग करने वाले का होता है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावना जागी। अतः स्वयं मानव को ही यह निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया विज्ञान अभिशाप या वरदान पर निबंध। क्या था? विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। कह रहा है प्रश्न संख्या 10, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है, राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी विषय पर मैं आपको प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या, यहां पर ध्यान दें आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या क्या होगा? 10 अथवा। यहां से प्रश्नोत्तर संख्या 10 अथवा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, माननीय मुख्य प्रबंधक राज्य परिवहन निगम। कॉपी के इस साइड में है, इसलिए इस साइड में ही आप लिखेंगे। जो इस साइड में है आप उसको इस साइड में लिखेंगे। इसका भी ध्यान देना है प्रार्थना पत्र लिखते समय। तो राज्य परिवहन निगम मेरठ, उदाहरण के लिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, दिनांक आप डाल सकते हैं 24 फरवरी 2025 भी डाल सकते हैं, कोई भी डेट डाल सकते हैं। महोदय या महोदया, मैं नेहा शर्मा C45 प्रेम नगर आगरा, यहाँ पर 28-20-22 की निवासी, आपको, यानी ये जो है कोड है, तो आप जो है आगे क्या लिखेंगे? आपको यह पत्र अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए लिख रही हूँ। क्या लिख रही हैं? नेहा शर्मा की ओर से है ये प्रार्थना पत्र। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन ना लिखें तो कोई बात नहीं है, किसी का भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दिनांक 20 फरवरी 2025 को मैं आपके द्वारा संचालित बस यात्री संख्या UP 32R 4002 में, यानी 4002 में यात्रा कर रही थी। आगरा से जयपुर की यात्रा के दौरान बस चालक, जिनका नाम क्या था? श्री अशोक कुमार, का व्यवहार अत्यंत अनुचित और असभ्य था। उन्होंने यात्रियों से बात करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनके गंतव्य पूछने पर उन्हें धमकाया। उन्होंने बस को लापरवाही से चलाया, अचानक ब्रेक लगाए, जिससे यात्री गिरने से बाल बाल बचे।
इसके अतिरिक्त उन्होंने बस को कई बार निर्धारित स्टॉप के अलावा अन्य जगहों पर रोका और यात्रियों को परेशानी भी हुई। एक यात्री ने विरोध जताया, एक यात्री ने इसका विरोध किया। तब क्या हुआ? तब चालक ने उसके साथ बहुतांश में बात की, यानी बहुत बुरा भला कहा। यह व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है और यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है। मैं इस शिकायत के साथ एक अन्य यात्री श्री रोहित वर्मा, फोन नंबर इनका है 9876543210 का नाम गवाह के रूप में दे रही हूँ। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप, या करती हूँ होगा यहाँ पर, कि आप इस मामले की शीघ्र जांच करवाएं और चालक श्री अशोक कुमार के खिलाफ उचित कार्यवाही करें। धन्यवाद, नेहा शर्मा। इस तरह से लिखा जाएगा आपका जो है प्रार्थना पत्र, जो कि है शिकायत के लिए। यहाँ पर किस विषय पर था? राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मैंने आज के इस हिंदी के वायरल पेपर को पूरा सॉल्व करा दिया है। आप लोग इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इसी तरह के, यानी 24 फरवरी के लिए मैं आपको कई हिंदी विषय के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, हिंदी विषय के और सामाजिक विज्ञान विषय के भी। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, सामाजिक विज्ञान विषय के भी आपको, यानी एसएसटी विषय के भी मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, एसएसटी विषय के, और साथ ही गृह विज्ञान, होम साइंस के भी पेपर और ड्राइंग विषय के भी पेपर आपको मैं सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी इष्ट मित्रों में। जय हिंद।